हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर का पार्ट 2। पार्ट 4 में हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वो देख लीजिए फिर इधर पर आइएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं, ओवरव्यू देते हैं, जैसे कि हमने मुगल्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे अपना अथॉरिटी कैसे किया था, रेड फोर्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया था हमने आपको। मुगल्स जो कौन थे, ठीक है, डिसेंडेंट किसके थे, जैसे कि किंगेज खान हो गया, मंगोल रूलर, और जो तैमूरिद थे, ठीक है, टर्की पे रूल किया करते थे, जो ईरान इराक पे है ना, तो उनके बारे में ये मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर थी, है ना। मुगल के मिलिट्री कैंपेन कहाँ कहाँ तक थे और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ था। तो बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, है ना। फिर अकबर का बेटा जहांगीर आया, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहाँ आया, ठीक है। शाहजहाँ का औरंगज़ेब आया, फिर औरंगज़ेब के बाद में सारे बच्चे उसके बहुत सारे थे, लड़ने लगे थे सब, ठीक है। तो ये सब भी देखा था हमने। फिर उसके बाद में ये एक्सप्लेन किया था हमने, तो ये ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की कैसे उनको प्रॉपर्टी वगैरह मिलती थी, प्राइमोजेनिचर और ये को पर्सनली, ठीक है। तो ये देखा था। फिर मुगल के रिलेशन कैसे थे अदर रूलर्स के साथ में, ये भी देखा था। अब मनसबदार एंड जागीरदार से हमको पढ़ना था, ठीक है। अब क्या था, मुगल्स का ना एम्पायर बहुत बड़ा होता जा रहा था, है ना। तो उन्होंने फिर रिक्रूट करना शुरू कर दिया लोगों को काम के लिए, जैसे कि डाइवर्स बॉडीज़ थी तो ऑफ पीपल, तो उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। छोटा सा ग्रुप था टर्किश नोवेल्स का, फिर उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, ईरानियंस को इंक्लूड कर लिया, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत, मराठा, सारे ग्रुप उनमें ज्वाइन कर लिए थे। जो भी ज्वाइन करता था मुगल की सर्विस को, उसको कहते थे मनसबदार। जो भी मुगल को ज्वाइन करता था ना, उसको मनसबदार कहते थे, ठीक है। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल। मनसबदार का मतलब होता है एक इंडिविजुअल है कि होल्ड करता है मनसब को, ठीक है। मनसब का मतलब होता है एक पोजीशन और रैंक। जिसके पास कोई भी रैंक होती है, पोजीशन होती है, वो तो मनसबदार कहलाता है, ठीक है, मनसबदार। तो जितने भी रूलर्स थे जिन्होंने मुगल की अथॉरिटी को ज्वाइन किया था, तो वो मनसबदार कहलाते थे, क्योंकि उनके पास में एक रैंक थी, उनके पास में एक पोजीशन थी, ठीक है। तो उनके पास में मनसब था। मनसब मतलब कि रैंक एंड पोजीशन, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल यूज़ करते थे, रैंक देने में, सैलरी देने में, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसकी बात जितनी अच्छी रैंक होगी तो उसको उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। रैंक एंड सैलरी, रैंक और सैलरी जो होती थी ना, डिटरमाइन करते थे न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। नंबर की वैल्यू होती थी एक, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसको कहते थे ज़ात, ज़ात कहते थे। द हायर ज़ात, जितना ज़्यादा हायर रहता था ज़ात, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज नोवल्स पोजीशन। जितनी ज़्यादा ज़ात रहेगी तो उतनी ज़्यादा इनकी नोवल की पोजीशन रहेगी, ठीक है। सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि नोवेल की एक ज़्यादा 5000 की रैंक की, तो वो हायर है, ठीक है, 1000 वाले की इन अकबर के टाइम पर। और ना अकबर के टाइम पर 29 मनसबदार थे, है ना। फिर जो औरंगज़ेब का टाइम आया ना, उस टाइम पर मनसबदार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। जैसे कि 79 हो गए थे औरंगज़ेब के टाइम पर मनसबदार। तो फिर उनको रैंक भी देना, उनको काम भी देना पड़ता था। जैसे कि अगर किसी की जो मनसब जो है मनसबदार, उसकी ज़ात है 5000, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएगा, ठीक है। उसकी ज़्यादा हायर रैंक होगी, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। पर किसी की अगर ज़ात है, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, 1000 1000 बस है, तो उसकी ये ना 5000 वाले से छोटा कहलाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कम रहेगी, जो 5000 वाला है इसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ज़ात एक न्यूमेरिकल वैल्यू बस होती है, ठीक है, जिससे डिटरमाइन होती है उनकी पोजीशन, ठीक है, उतनी ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है। और मनसब एक रैंक होता है, ठीक है, बस रैंक है कि मनसबदार है ये, ठीक है। और फिर रैंक में ऊपर नीचे भी हो जाते हैं ज़ात के अकॉर्डिंगली, है ना। मनसबदार मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुआ करती थी, जो कि रिक्रूट करते थे हिम टू मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार। तो मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनको ना सवार मेंटेन करने हैं, कालवरी मैन जो घोड़े पे होते ना लड़ाई के लिए, है ना। तो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी उनकी, कि मेंटेन करना रहती थी उनको आर्मी वगैरह। मनसबदार ना कारवरी मैन होते थे, जो घुड़सवार होते थे, उनको रिव्यू के लिए लेके आते थे, उनको रजिस्टर करवाते थे, ठीक है, और उनके हॉर्सेस को ब्रांडेड किया जाता था। देन उनको फिर मनी मिलता था, ठीक है। फिर उनको सैलरी पे किया करते थे ना, जो भी उनके लिए काम करते थे मनसबदार की, जो आर्मी में थे। मनसबदार को एक सैलरी जो है, मनसबदार रिसीव करता था सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। तो इनको रेवेन्यू असाइनमेंट मिलता था जागीर। जागीर ना इक्ता के जैसे ही था। इक्ता क्या था, जो हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर देखा था, दिल्ली सुल्तान्स में। तो इक्ता ना एक ज़मीन हुआ करती थी जिसको होल्ड करता था मुक्ति, ठीक है, मुक्ति और इक्तदार भी कह सकते थे उसको, ठीक है। तो वो उससे टैक्स कलेक्ट किया करता था। तो जागीर है ना, वो भी कुछ कुछ टाइप एकता के जैसी ही थी, ठीक है, एकता के जैसी थी। बट अनलाइक मुक्तीस, तो मुक्तीस क्या करते थे कि उसी ज़मीन पर रहा करते थे। पर मोस्ट मनसबदार उस ज़मीन पर रहते नहीं थे, ठीक है, और एडमिनिस्टर बस करते थे उसको जागीर पे, पर रहते नहीं थे, है ना। दे ओनली हैड राइट, उनके पास में राइट था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके अपनी जो जागीर उनको मिली है उसमें से। और कलेक्ट करने के लिए वो सर्वेंट भी रखा करते थे, ठीक है, उनके सर्वेंट हुआ करते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। वाइल मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम पार्ट, तो ना मनसबदार किसी और पार्ट में काम कर रहे हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना फोटोग्राफ दी हुई है, जो मनसबदार है, पेंटिंग दी हुई है, मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स। ये जो सवार्स हैं उनके पैदल वाले हैं, फुट सोल्जर्स, और ये घोड़े पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर ना एक और चीज़ बताई गई है
कि जो मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू डिटेल्स दिया गया है मिनिएचर फ्रॉम शाहजहाँ के टाइम पर डिपिक्ट किया है कि करप्शन था फादर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहाँ बता रहे हैं, शाहजहाँ के टाइम की पेंटिंग है कि उनके फादर जो कि जहांगीर थे, जो कि अकबर के बेटे थे, ठीक है, जहांगीर। तो उनके टाइम पर बहुत ज़्यादा करप्शन था। करप्ट ऑफिसर रिसीव करता था ब्राइब, ठीक है, घूस लेता था, वो पैसे लेता था, ठीक है। एंड टैक्स कलेक्टर पनिश करता था पुअर पीसेंट को। टैक्स कलेक्टर जो है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो मार रहा है पीसेंट को। और ये जो आदमी है, ये देखो ब्राइब ले रहा है, ये करप्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है जो कि ये लोग कर रहे थे। इन अकबर्स रेन, तो अकबर के टाइम पर क्या हुआ था, ये जागीर्स ना अच्छे से असेस की जाती थी, ठीक है। इसको देखते थे कि कितनी रेवेन्यू आ रही है इसमें से, ठीक है, और इक्वल है ना सैलरी, जो मनसबदार की सैलरी से इक्वल है ना, उतनी रेवेन्यू आनी चाहिए। पर क्या हुआ था, जो अकबर का टाइम था ना, उस पर जो मनसबदार थे वो लिमिटेड थे, ठीक है, मतलब मेंटेन करके रखी थी उसने अच्छे से। पर औरंगजेब के टाइम तक 79 मनसबदार हो गए थे, है ना, अभी हमने देखा था। तो ना इधर पर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो एक्चुअल जो रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करते थे ना, तो बहुत कम, मतलब ज़्यादा होती थी, और जो देते थे स्टेट को, तो वो कम होती थी। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज़ हो गया था मनसबदार में, ठीक है। तो विच मीन कि लॉन्ग वेट करना पड़ता था लोगों को कि उनकी जागीर मिलेगी, ठीक है। तो उनको जागीर जो दिया जाता था ज़मीन, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड शॉर्टेज। तो इससे क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई थी जो नंबर ऑफ़ जागीर की शॉर्टेज हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक जागीर में इतना ज़्यादा रेंट कलेक्ट किया जाता था कि जो पीसेंट है वो परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टैक्स दे करके। एज ए रिजल्ट कई सारी जागीर ना ट्राइड की गई एक्सट्रैक्ट। जैसे ही जागीर मिलती थी ना किसी को, तो वो सोचता था बहुत सारी रेवेन्यू ले लें। वो ऐसा सोचता था कि उसको फिर अगर दोबारा नहीं मिली जागीर तो वो क्या करेगा। इसलिए वो कोशिश करता था कि जितनी ज़्यादा हो सके वो रेवेन्यू ले ले, ठीक है। तो ना वाइल दे हैड अ जागीर, जब उसके पास में जागीर हुआ करती थी। औरंगज़ेब अनेबल, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया था डेवलपमेंट जो भी हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है, उसके टाइम पर। एंड दी पीजेंट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करी थी, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। जब्त एंड ज़मींदार्स, तो जो मेन सोर्स था इनकम का मुगल रूलर के लिए था, वो तो टैक्स था, जो कि पीजेंट्री, जो कि किसान दिया करते थे। कई सारी प्लेसेस में पीजेंट टैक्स करते थे, पे जो करते थे टैक्स अपने रूलर एलीट्स के थ्रू, ठीक है। रूलर एलीट्स हो गए तो वो उनसे टैक्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद में राजा के खजाने में डाल रहे हैं, ठीक है, वो दे रहे हैं। हेडमैन भी हो जाते थे विलेज के, लोकल चीफ्टमैन्स भी होते थे, वो भी कलेक्ट किया करते थे। मुगल्स ना सारे लोगों के लिए जो भी टैक्स कलेक्ट करता था उनको ज़मींदार कहते थे, ठीक है। सारे लोग जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, जो बीच के हैं, ठीक है, जो पीजेंट और जो मुगल्स हैं उनके बीच में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीजेंट से टैक्स लेते थे इंटरमीडिएटरी, और फिर राजा को दे देते थे जाकर के, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरीज थे, तो इनको ज़मींदार बोला गया। वेयर दे वर लोकल हेडमैन विलेजेस पावरफुल चीफ्टियंस, कोई भी हो ये, ठीक है, सब ज़मींदार हैं। अभी देखते हैं अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, टोडरमल। रेवेन्यू मिनिस्टर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होते, ठीक है, तो वो थे। इन्होंने कैरी किया, अच्छे से सर्वे किया, ठीक है, सारी क्रॉप्स के बारे में देखा, उनके प्राइसेस देखे, ठीक है, जो कल्टीवेट हो रही हैं 10 साल में, ठीक है, 10 साल का उन्होंने अंदाज़ा लगाया। जैसे कि अभी सेंसस होता है ना, तो देखते हैं, तो वैसे ही तो इन्होंने काउंट किया, ठीक है, 1570 से लेकर के 1580 तक। इस डेटा के बेस पे उन्होंने टैक्स को फिक्स किया, ठीक है, हर क्रॉप के लिए कितना टैक्स होगा, ठीक है। ईच प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड, हर एक प्रोविंस जो थी उसको डिवाइड किया गया इनटू अ रेवेन्यू सर्कल में विद इट्स ओन शेड्यूल। उनका शेड्यूल था कि कब आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, रेवेन्यू रेट उसके अकॉर्डिंगली हुआ करते थे, है ना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जो रेवेन्यू जो टैक्स था वो डिटरमाइन लगाया था, ठीक है। तो अच्छे से असेस करके कि पीजेंट के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। दिस रेवेन्यू सिस्टम नोन एज दी जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को बोला गया जब्त। ये ज़ात से अलग है, ठीक है, ज़ात जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है, और ये क्या है, ये जब्त है। तो ये रेवेन्यू सिस्टम है जिसको जब्त कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं, जब्त, ZABT, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं इट वॉज प्रिवलेंट, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था किस एरियाज़ में, जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे कर सकते थे लैंड को, ठीक है, केयरफुल सर्वे किया करते थे जहाँ पर ज़मीन का। और फिर दिस वाज नॉट पॉसिबल, कुछ प्रोविंसेस में पॉसिबल नहीं था ये, गुजरात और बंगाल हो गई, वहाँ पर कुछ एरियाज़ हुआ करते थे जहाँ पर ज़मींदार सो गए, उनकी ना बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव दैम टू रिवेलियन। अब जब मुगल एडमिनिस्ट्रेटर उनको एक्सप्लॉइट किया करता था पीसेंट को, तो वो जो पीसेंट हुआ करते थे रिवेलियन भी कर देते थे। अब इतना ज़्यादा टैक्स लोगे तो वो तो विद्रोह करेंगे ही ना। समटाइम ज़मींदार कुछ टाइम क्या होता था, ज़मींदार और पीसेंट ना मिल जाते थे, सेम कास्ट के ऑफ दी सेम कास्ट एलीट रिबेल कर देते थे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी। कभी कभी तो ये दोनों मिलके मुगल के अगेंस्ट रिबेल कर देते थे, है ना। अब क्या हुआ था 17वीं सेंचुरी के एंड में, तो मतलब कि तो मुगल एम्पायर था ना, तो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो पीसेंट थे रिवॉल्ट करने लगे थे, परेशान हो गए थे लोग। औरंगज़ेब के टाइम की बात है ना, तो औरंगज़ेब के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ रहा था, तो उन्होंने रिवेल कर दिया। अकबरनामा और आईन अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, अकबर जो थे उनके एक क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था अबुल फजल, है ना।
तो अबुल फज़ल जो थे उनको बोला कि आप हिस्ट्री लिखो पूरे जो अकबर के टाइम की, ठीक है। अबुल फज़ल रोट 3 वॉल्यूम, अबुल फज़ल ने 3 वॉल्यूम में लिखी हिस्ट्री जो अकबर के टाइम की, ठीक है। टाइम की जो अकबर का जो रूल था उसके बारे में 3 वॉल्यूम बनाए उन्होंने, टाइटल अकबरनामा। तो अकबरनामा में तीनों इंक्लूड थे, ठीक है। द फर्स्ट वॉल्यूम जो पहला वॉल्यूम था उसमें क्या था, अकबर के एंसेस्टर, अकबर के जो पूर्वज थे वो लोग, ठीक है। एंड द सेकेंड वॉल्यूम में जो इवेंट्स अकबर के टाइम पर जो क्या क्या इवेंट हुए, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन वगैरह किए वो सारी चीज़ें। थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने लिखा आईने अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था, अकबर के पूर्वज के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में। सेकंड वॉल्यूम में था जो इवेंट हुए थे अकबर के टाइम पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। आईने अकबरी थर्ड वॉल्यूम था जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यूज़ कैसे कलेक्ट किए जाते थे, जोग्राफी कैसी थी एम्पायर की। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो इसमें रिच डिटेल्स है बहुत सारी कि ट्रेडिशन कैसा था, कल्चर कैसा था, पीपल जो इंडिया में रहा करते थे, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो आईने अकबरी में दिया हुआ है, रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स दी गई है। आईने अकबरी में ना एडमिनिस्ट्रेशन बताया है पूरा, तो इसमें स्टैटिस्टिक की डिटेल्स दी गई है, मतलब कि काउंटिंग वगैरह भी दी गई है कि डाइवोर्स, क्रॉप, यील्ड, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यूज़, इन सारी चीज़ों के बारे में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, जो अकबर हैं वो रिसीव कर रहे हैं अकबरनामा फ्रॉम अबुल फज़ल से। अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। एक ब्रॉड फीचर है जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का, लेट डाउन बाय अकबर, अकबर ने लिखवाया था, जो कि डिस्कस किया गया था अबुल फज़ल के साथ में अपनी बुक में अकबरनामा में, पर्टिकुलरली इन हिज लास्ट वॉल्यूम, जो लास्ट वॉल्यूम थी अकबर की आईने अकबरी, तो उसमें बताया गया है कि जो अबुल फज़ल ने एक्सप्लेन किया है कि एम्पायर ना डिवाइड हुआ था कई सारी प्रोविंसेस में। प्रोविंस को कहते थे सूबा, सूबा को गवर्न करता था सूबेदार, ठीक है। कई सारी जो प्रोविंसेस थी उसको कहते थे सूबा, और सूबा को गवर्न करने वाला जो हेड हुआ करता, जैसे कि गवर्नर होता है आज के टाइम पर, तो वो सूबादार था। हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, इनके दोनों फंक्शन हुआ करते थे सूबादार के, जो कि मिलिट्री फंक्शन भी और पॉलिटिकल फंक्शन भी, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन वो परफॉर्म किया करते थे। हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था जिसको कहते थे दीवान, ठीक है। हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको कहते थे दीवान। फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ पीस, पीस को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रोविंस में सूबेदार सपोर्ट करते थे सूबेदार को। और भी ऑफिसर्स थे जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर को बख्शी कहते थे, ठीक है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज को सादर कहते थे। मिलिट्री कमांडर जो हुआ करता था उसको फौजदार कहते थे। टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहते थे, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने, मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, जो रिलीजन से रिलेटेड होता था, चैरिटेबल पैट्रोनेज से, तो उसको सादर कहते थे। मिलिट्री कमांडर जो हुआ करता था उसको फौजदार कहते थे। टाउन पुलिस होती थी कमांडर, उसको कोतवाल कहते थे। नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस क्या था जहांगीर कोर्ट में, मेहरुनिशिया जो थी, मैरी की एम्परर जहांगीर से उसकी शादी हुई 1611 में, ठीक है। उसको टाइटल मिल गया नूरजहाँ का, उसको नूरजहाँ कहने लगी। वो ना लॉयल थी और सपोर्टिव थी मोनार्क की। ऐसा मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर ने ना एक कॉइन भी निकलवाया था जिसमें उनकी ये वाइफ का टाइटल था और एक साइड पर उनका, ठीक है। तो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट भी ऑर्डर इशू किया जाता था, फरमान, जो कि नूरजहाँ के टाइम पर नूरजहाँ का भी, ठीक है। तो उसमें भी ये तारीफ़ ही दी गई है उनकी, ठीक है, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर, तो ये सब है। तो ये नूरजहाँ का बताया गया। फरमान जो होता था ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहलाता है कि स्टेट जो इशू करते हैं, ठीक है। डोगमा क्या होता था, डोगमा ना एक स्टेटमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन भी कह देते हैं, जो कि ना अथॉरिटेटिव होता था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी कि जो हमने कहा है वो मान लो, ठीक है। तो विदाउट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के, ठीक है, मतलब कि रूलर ने कुछ बोल दिया तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो उनने कह दिया अपन मान ले, तो उस तरीके का डोगमा कहलाता है ये, ठीक है। बाइगट क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो कि इनटॉलरेंट है, ठीक है, किसी और रिलीजन के प्रति और बिलीफ के लिए, ठीक है। मतलब किसी और रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, किसी और पीपल को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो बाइगट कहलाता है, ठीक है। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज, अकबर के जो नोबल होते थे ना बहुत बड़ी आर्मी को कमांड किया करते थे, है ना, असेस करते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी मिलती थी उनको। वाइल देवर लॉयल, वो लॉयल थे एम्पायर से, ठीक है। एम्पायर से, नोबल से, जो एम्पायर था उससे बहुत ज़्यादा लॉयल तो थे। पर एंड हुआ जब 17th सेंचुरी का, तो नोबल्स जो थे ना अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाने लगे। अब वो लॉयल्टीज़ टू एम्पायर्स वीक हो गई उनकी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो सेल्फ इंटरेस्ट अपना फोकस करने लगे थे, इंडिपेंडेंट रूलर बनने लगे थे। वाइल अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था 1570 में, उसने ना डिस्कशंस स्टार्ट कर दिए थे जो रिलीजन्स पर, ठीक है, विद द
उलमा जो कि हो गए मुस्लिम्स के, ठीक है, ब्राह्मण्स हो गए, हिंदू के, जीजस हो गए, क्रिश्चियन के, रोमन कैथोलिक्स भी हो गए, ज़ोरास्ट्रियन हो गए, ज्यूज़ वाले ना, दीज पारसीज जो होते थे वो दीज डिस्कशन जो ये डिस्कशन करते थे वो दूसरे धर्म गुरुओं के साथ में है ना। तो इबादत खाना हुआ करता था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में क्या था, इबादत खाना, जिसमें लोग जो सारे रिलीजन के आया करते थे, डिस्कशन होता था अकबर के साथ में। जो इंटरेस्टेड ही वॉज इंटरेस्टेड, अकबर ना बहुत इंटरेस्टेड थे दूसरे रिलीजन के बारे में, ठीक है। सोशल कस्टम देखते थे डिफरेंट पीपल के। अकबर का इंटरेक्शन जो अकबर का इंटरेक्शन हुआ करता था पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ के साथ में, मेड हिम रियलाइज़, वो रियलाइज़ कर गया था दैट रिलीजियस स्कॉलर्स जो है ना एम्फसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पर। तो जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी इबादत खाने में सारे गुरुओं को बुलाया, ठीक है, जो जो धर्म के बोलते हैं ना अपने आप को कि हम रिप्रेजेंटेटिव, उन सबको बुलाया, ठीक है, जो पंडित वगैरह थे, और तो ना उन लोगों से बात की। तो अकबर को समझ में आया कि ये जो लोग हैं ना, ये रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पर फोकस करते हैं और ये डोगमा है एंड बाइकोच भी हैं। डोगमा मतलब कि बताया ना हमने आपको, अथॉरिटेटिव है, जो हमने कह दिया वो मान लो बिना क्वेश्चन के। तो ऐसे ही इनका बिहेवियर था, जो लोग थे ये सारे जो धर्म वाले थे। और बाइकट भी थे ये लोग ना, इंटॉलरेबल थे, मतलब कि दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते थे। द टीचिंग्स क्रिएटेड, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, टीचिंग थी ना, डिवीजन क्रिएट कर रही है, डिसहार्मनी क्रिएट कर रही है सब्जेक्ट्स में, है ना। जो उनके सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो उनके जो लोग होते हैं ना, प्रजा हो गई, तो ये जो इनकी टीचिंग्स है ना, ये जैसे कि पंडित हो गए तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, और ये जितने भी धर्मगुरु थे तो उनकी, तो इससे क्या हो रहा है, डिवीजन क्रिएट हो रहा है, सोशल डिसहार्मनी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इवेंचुअली लेट टू अकबर। तो अकबर ने एक आइडिया निकाला, सुल-ए-खुल यूनिवर्सल पीस। सुल-ए-खुल यूनिवर्सल पीस का आइडिया अकबर लेके आए। ये क्या था, आइडिया ऑफ टॉलरेंस था। इसमें ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे हम किसी और डिफरेंट रिलीजन के पीपल के साथ में, है ना, अपने क्षेत्र में, अपने रियल में। तो अकबर के राज्य में किसी और रिलीजन के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पर क्या होता था, सुलेखुल जो लेके आया अकबर, है ना, तो उसमें क्या होता था, इंस्टेड फोकस करते थे सिस्टम ऑफ एथिक्स पे, हॉनेस्टी पर, जस्टिस पर, ठीक है, सबको न्याय मिले, उन सबको शांति मिले, ठीक है, शांत रहे, मतलब हॉनेस्टी रहे, सब सच्चाई रखे वहाँ पर, तो उनका राज्य ऐसा हो। यूनिवर्सली एप्लीकेबल था ये। अबुल फजल ने हेल्प किया था अकबर को इस विजन को फ्रेम करने में गवर्नेंस की, ठीक है। अराउंड दिस आइडिया सुलेखुल, ठीक है, जो सुलेखुल आइडिया था ना यूनिवर्सल पीस का, उसको अबुल फजल ने हेल्प किया था अकबर के साथ में फ्रेम करने में। जो ये गवर्नेंस का सिस्टम था, इसको फॉलो किया था जहांगीर, जो उनके बेटे थे अकबर के, और शाहजहां ने भी इसको फॉलो किया था, तो उनका एम्पायर अच्छे से चल पाया था, ठीक है। पर जो औरंगज़ेब था उसने ये सब फॉलो नहीं किया था, ठीक है, तो वो इंटॉलरेंस वो भी रखता था दूसरे रिलीजन के प्रति, तो उसके बहुत सारे जो एनिमी बन गए थे। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर ना ये डिस्कशन हो रहा है इबादत खाना में, अकबर डिफरेंट फेथ इन दी इबादत खाना में, जो इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट फेथ के, तो उनके साथ में डिस्कशन करते थे अकबर जो थे, ठीक है। तो सुलेखुल का आइडिया क्या था कि पीस मेंटेन करना, है ना, फादर की जो पॉलिसी थी, तो इसमें ना जो जहांगीर थे उनके फादर थे अकबर, तो उसने बताया है कि उसके फादर की पॉलिसी क्या थी सुलेखुल की। तो उन्होंने बताया कि डिवाइन कंपनसेशन था, एक रूम में सारे लोग बैठा करते थे, ठीक है, बात किया करते थे। इंपीरियल डोमिनियंस विच ऑल साइड्स लिमिटेड ना, जो सी देयर वॉज अ रूम था प्रोफेसर्स अपोजिट रिलीजन के, बिलीफ के, गुड और बैड, ठीक है, कोई भी हो, रोड टू इंटॉलरेंस, ठीक है। सिया और सुन्नी एक ही मॉस्क में, एक ही मस्जिद में मिला करते थे, ठीक है। क्रिश्चियन और ज्यूज़ थे, एक ही चर्च में मिल करके प्रे किया करते थे। उन्होंने फॉलो किया प्रिंसिपल यूनिवर्सल पीस का, जो कि सुलेखुल था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मकताब खाना के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। अकबर कमीशन दी ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स। अकबर ने ना कई सारे ट्रांसलेट किया करवाया था जो संस्कृत वर्क थे पर्शियन में, ठीक है। मकताब खाना बनवाया था इन्होंने, जिसको ट्रांसलेशन ब्यूरो भी कहते थे। इस्टेब्लिश करवाया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या था, फतेहपुर सीकरी में अभी हमने देखा था कि जो इबादत खाना था, जहाँ पर क्या होता था, सुलेखुल जो डिस्कशन करते थे वो, है ना, सारे रिलीजन्स के जो लोग थे उनके साथ में। अब फतेहपुर सीकरी में एक मकताब खाना भी बनवाया था, जहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया था जो जितनी भी जो अच्छी जो किताबें हैं उनका पर्शियन में, ठीक है। जैसे कि महाभारत और रामायण को लीलावती, योगा, वशिष्ठ, ठीक है, वर सम ऑफ दी नोटेबल संस्कृत वर्क थे, इनको ट्रांसलेट करवाया था, है ना। जो और रज़मनह पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, ठीक है। रज़मनह तो मनमह, तो ये जो है ट्रांसलेशन है महाभारत का। इसमें ना लेविश इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इवेंट्स जो कि महाभारत में हुए हैं, ये सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर 17वीं सेंचुरी में, और उसके बाद क्या हुआ, स्टेट मिलिट्री एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी मुगल एम्पायर की, उसकी वजह से इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पैरिटी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से हो रही थी, कमर्शियल ट्रेड वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रहा था, है ना। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बताते हैं कि लैंड ऑफ वेल्थ था, बहुत पैसा था यहाँ पर, ठीक है, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर ये लोग और भी बताते हैं चीज़ें, ये जो विजिटर्स हैं जो बाहर से आया करते थे, तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, गरीबी अमीरी भी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, है ना, जिसमें भेदभाव होता है, असमानता कहते हैं। तो अमीर भी बहुत ज़्यादा थे और गरीब भी थे
गरीब भी बहुत ज़्यादा थे, तो पोवर्टी भी थी एक तरफ पे। हाँ, मतलब इनइक्वालिटीज़ बहुत थी यहाँ पर। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी 20th सेंचुरी के बताते हैं शाहजहाँ के टाइम पर क्या हुआ था कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार की 445 हो गई थी इन नंबर अ टोटल ऑफ 8000। तो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार की क्या थी, 8000 में से 445 इनकी रैंकिंग थी। ठीक है, स्मॉल नंबर 5.6% जो 5.6% ऑफ द टोटल जो मनसबदार थे ना, वो रिसीव करते थे 61% वेल्थ, मतलब कि 5% मनसबदार 5.6%। तो ये जो है 61% वेल्थ लेके बैठे थे, है ना। टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर सैलरीज, अपने लिए इतना सारा ये लेकर के बैठे थे अपने ट्रूपर्स के लिए, और है ना। तो मुगल एम्परर्स जो थे उनके मनसबदार थे, वो स्पेंड करते थे खूब सारा इनकम जो था अपनी सैलरीज़ पे और गुड्स पे। ठीक है, जो ये एक्सपेंडिचर करते थे, जो ये लोग खर्च करते थे, तो इससे आर्टिशियंस और पीजेंट्री को बेनिफिट तो होता था, क्योंकि आर्टिशियन और पीजेंट्री थे जो कुछ सप्लाई किया करते थे ना, प्रोड्यूस करते थे। बट उस टाइम पर क्या हो रहा था कि जो कलेक्शन ना इनके, ये लोग ना टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेते थे इनसे, तो इनके पास में कुछ बचता ही नहीं था। जो आर्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आर्टिशंस हो गए, पीजेंट्री हो गए, तो इनके पास में कुछ बच ही नहीं रहा है कि ये लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट कर सकें ज़्यादा, है ना। जैसे कि टूल्स वगैरह सप्लाईज लगती हैं करने के लिए, प्रोडक्टिविटी ताकि इंक्रीज़ हो, है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए टूल्स लगते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है तभी ना आउटपुट निकलता है अच्छा। तो उसके लिए इनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था। द वेल्दियर पीसेंट्री थी, जो अमीर किसान थे, और आर्टिसन ग्रुप वाले, मर्चेंट्स थे जो व्यापारी, बैंकर्स थे जो मनी लेंडर हो गए, तो बैंकर्स हो गए जो कि इंटरमीडिएटरीज हो गए। बैंक उस टाइम पर बैंक तो नहीं होते थे, पर हाँ ये लोग होते थे कुछ लोग जैसी बैंक का ही फंक्शन परफॉर्म करते थे, है ना। तो वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में, तो है ना। तो बाकी गरीब लोगों का तो कुछ बचता ही नहीं था। इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड, तो इनॉर्मस वेल्थ थी, रिसोर्सेज थी बहुत सारी। ठीक है, तो इन लोग क्या होते थे, ये जो एलीट हुआ करते थे, मुगल एलीट, जो छोटे छोटे राजा महाराजा हो गए, चीफ्टियंस हो गए, ठीक है, तो वो पावरफुल हो जाते थे बहुत ज़्यादा। वो 17वीं सेंचुरी में, लास्ट में 17वीं सेंचुरी के बहुत पावरफुल हो गए थे, मतलब कि 1650 के लास्ट में। इसके बाद वाला जो टाइम है तो 17वीं सेंचुरी का लास्ट कहते हैं उसको। तो उस टाइम पर ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ऐसी अथॉरिटी जो थी ना मुगल एम्पायर की, वो डिक्लाइन होने लगी थी बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि ना वहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन भी, जैसे कि औरंगज़ेब है, उसके बेटे सारे लड़ने लगे थे कौन बनेगा राजा। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, राजा ही नहीं है कोई, तो फिर बाकी के जो लोकल जो छोटे मोटे राजा महाराजा हैं, है ना, चीफ्टेंस है कोई, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, क्योंकि वो भी पावरफुल हो गए थे, है ना। तो जैसे कि सर्वेंट जो थे पावरफुल सेंटर हो जाते थे, सेंटर ऑफ पावर हो जाते थे रीजन में, है ना। तो वो अपने रीजन में कंट्रोल कर लेते थे, वो अपनी डायनेस्टी भी बना लेते थे और अपना कमांड करते थे अपनी प्रोविंस को, जैसे कि हैदराबाद और अवध उन्होंने किया था। ऑल्सो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज मुगल एम्प्रर, पर हाँ वो नामचारे के लिए रिकॉग्नाइज़ कर लेती, हाँ ठीक है मुगल एम्प्रर है दिल्ली में, ठीक है, उनका मास्टर है वो, पर उसकी बात नहीं मानते थे। ये ना 18वीं सेंचुरी के टाइम तक बहुत ज़्यादा होने लगा था। उन्होंने ना कंसोलिडेट, तो प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेट देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बना ली थी, छोटे मोटे जो रूलर्स थे उन्होंने, है ना। तो उसकी वजह से बस नाम के लिए मान रहे थे मुगल अथॉरिटी को, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र का नाम के लिए बस मानते थे लोग कि हाँ ठीक है मुगल एम्पर है, पर उसकी बात नहीं मानते थे कोई, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता था, ऐसा होता था। फिर बाकी का हम चैप्टर 10 में देखेंगे, आगे का चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, एलसीआर में ये दिया हुआ है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ग्रेट मोनार्क्स के बारे में दिया हुआ है, जो कि मोनार्क जो कि रूलर होते हैं। जिस टाइम पर मुगल्स का रूल चल रहा था हमारे यहाँ, तो उसी टाइम पर उनके कंटेम्प्रेरीज थे ऑटोमन टर्क, ठीक है, ऑटोमन टर्क उस टाइम पर कंटेम्प्रेरीज थे। सुल्तान सलेमान जो थे यहाँ के ऑटोमन स्टेट के, इन्होंने अपना यूरोप में बहुत ज़्यादा एम्पायर बढ़ा लिया था, हंगरी में भी, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है एक ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रेलिया अलग है। हिज आर्मीज, उनकी आर्मी ने ना बगदाद इराक पर भी कब्जा कर लिया था, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में भी, मोरक्को में, ठीक है। इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया था ऑटोमन नेवी को, ठीक है, अपनी नेवी को पावरफुल किया था। फिर डोमिनेशन करना चाहते थे जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पर वो डोमिनेंस करना चाहते थे अपनी नेवी को। उन्होंने कंपटीशन हो गया था स्पेन के साथ, स्पेन की नेवी भी बहुत पावरफुल है ना, तो उनके साथ में इनका कंपटीशन चल रहा था। अरेबियन सी में इन्होंने चैलेंज किया था पोर्टुगीज़ को, पोर्टुगीज़ जो हमारे यहाँ आ रहे थे, पोर्टुगीज़ ने गोवा, दमन एंड दीव यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखा था, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्चर भी मिल जाते हैं आपको गोवा में जाओ तो पोर्टुगीज़ का, है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ पर बनवाते भी थे कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह। द मोनार्क जो है ना, उन्होंने टाइटल दिया था, मोनार्क को टाइटल मिल गया था अल कुनानी का लॉ गिवर, ठीक है, बिकॉज वो लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस बनाते थे, ठीक है।
कई सारे उनके रेगुलेशंस थे, रेगुलेशंस को कुनान कह रहे थे, ठीक है। उनके टाइम पर बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए थे। इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमेन्स ऑफ द एम्पायर में, एंड प्रोटेक्ट करते थे पीसेंट्री को, फोर्स लेबर को, एंड एक्स्ट्राऑर्डनरी टैक्सेस से बचाते थे ये सब, है ना। तो इनको पर ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब हर राजा महाराजा ऐसा ही लिखा जाता है, पर जो फोर्स लेबर और टैक्सेस ये तो लोकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता ही था। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे और पीजेंट्री को परेशान किया जाता था, अगर राजा महाराजा के अंडर भी बोलें तो लोकल एरियाज़ में, है ना। लेटर 17वीं सेंचुरी में जब पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन हो गया ऑटोमन डोमेन्स का, तो जो सुलेमान की रेन है उसको रिमेंबर किया जाता है आइडियल गवर्नेंस से। यहाँ पर आइडियल गवर्नेंस माना जाता है, ठीक है। ये हो गया। अकबर के टाइम के और कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब कि अकबर के टाइम पर दूसरी जगहों पे और भी रूल हो रहे थे, जैसे कि रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन हो गई, साफिद रूलर हो गए ईरान के, शाह अब्बास हो गए, ठीक है। मोर कंटेम्प्रेरी है रशियन रूलर है ये, ठीक है। तो ये हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू। अच्छा रुकिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। हाँ ठीक है, फिर जब बुक हम पूरी पढ़ा देंगे ना आपको, फिर क्वेश्चन आंसर भी इसके कंप्लीट करा देंगे जल्दी से। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो मनसब हैं मंगोल हैं, और मैच द फॉलोइंग करते हैं हम। मनसब जो होती थी वो रैंक होती थी, ठीक है। मनसब क्या होती थी, रैंक होती थी। मंगोल्स थे उज़्बेक से रिलेटेड, है ना, उज़्बेक से उनके कॉम्पिटिटर थे। और नूर जहाँ तो जहांगीर की थी। सूबेदार, सूबेदार ये गवर्नर कहलाता था। ये मरवार और मेरवार, ये ना कंफ्यूज मत होना, पर ये जो सिसोदिया राजपूत थे ना, ये मेवाड़ से थे, है ना, और राठौर राजपूत थे, ये मरवार से थे, ठीक है। ये हो गया। अभी ना यहाँ